स्वागत जी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेक्चर 22 स्टार्ट करते हैं जी। जी क्वेश्चन नंबर 21 है जी। ASL के नाम से एशिया स्पीड क्या बोर्ड क्या है जी। जी टाइम कौन सी बताइएगा ये क्वेश्चन 21 ASL विंटर 15 जी। क्वेश्चन पढ़ें जल्दी से जी। ये कैश तो हैच का है, जल्दी से पढ़ लीजिए, सॉल्व करते हैं इसे। जी ASL के नाम से सवाल है, विंटर 15 का है और क्वेश्चन 21 है जी। ये सवाल देखें अब, ये इसमें जो कल एग्जाम्पल बनाई थी कुछ उससे, लास्ट लेक्चर में जो एग्जाम्पल बनाई थी उससे मिलता जुलता है जी। ये अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म कमिटमेंट के बारे में है। अच्छा, जिसका सवाल में अगर आप देखें तो वो बेटा टेबल सा गिवन है। स्पॉट रेट का मतलब एक्चुअल मार्केट रेट और फॉरवर्ड रेट फॉर डिलीवरी ऑन 1 अगस्त का मतलब है ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें मेच्योर कब होना है 1 अगस्त को, उसके रेट मुख्तलिफ डेट्स पे गिवन है जी। ASL ने हैज किया फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बाय एंट्री टू 3 मंथ फॉरवर्ड। जी वैसे ही सवाल है, ईयर एंड 30 जून है जी। इन 3 डेट्स पे क्या करनी है जी, हमने एंट्री करनी है। चलें जी, तो वो टेबल तो बना हुआ, टेबल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हैज आइटम, हैज इंस्ट्रूमेंट जी। 1 जून है जी, 1 मई है, 1 मई है ना। 1 मई को इधर भी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, इधर भी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैश फ्लो हैज का सवाल है। इसमें हैज आइटम क्या है, अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म कमिटमेंट जी। 30 जून जो ईयर एंड होगा, अच्छा एक चीज़ मैं लिख दूँ, इधर रेट था 103.2 $1 का और इधर था 103.36। आपने इस पर लॉक किया हुआ। 30 जून को क्या होगा जी, 30 जून को क्या जी, कितने हमने करने हैं जी, कितने की प्राइस है जी। जी 6 है जी, 6 मिलियन। चले तो देखिएगा जी, आपने पेमेंट करनी है ना, तो इधर कैलकुलेशन करते हैं। रेट क्या हो गया जी, अब 6 इंटू 105.38 और पहले क्या था 6 इंटू 103.2, 6 इंटू 105.38। बताना क्या आंसर आता है, 632.28 और इधर 619.2। इसका मतलब है ये आपने बेटा पेमेंट करनी है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले था 619.2 और अब कितना हो गया, तो ये आंसर बढ़ गया ना, पेमेंट बढ़ गया कितने से 13.08 का। ये आपके पास क्या हो गया, पेमेंट है ना, पेमेंट बढ़ गई तो लॉस हो गया।
हेज इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, इधर क्या रेट है 105.5, तो बेटा यहाँ भी ऐसी वर्किंग कर लो 6 इंटू जी बताना, और 6 इंटू 105.5 जी 621.78, और दूसरे का आंसर क्या है जी 633। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बेटा आपका रेट यहाँ पे लॉक है 103.63 पे, आज रेट बढ़ गया लेकिन आपको फ़ायदा है, आपको तो उसी में पेमेंट करनी है ना 11.22 पक्की बात 11.22 का गेन हो गया। क्या एंट्री करेंगे, फॉरवर्ड है ना, एंट्री बनेगी फॉरवर्ड फाइनेंशियल एसेट डेबिट, और इस हद तक कहाँ जाएगा ओसीए में, तो ये तो काम आंसर है, तो सारे का सारा कहाँ चला जाएगा 11.22, और कैश फ्लो हैज रिजर्व वाया ओसीआई 11.22। ये देखिए सेटलमेंट डेट हमारे पास क्या है 31 अगस्त, क्या एंट्री हुई है 31 अगस्त पे जी, नहीं पहले अपडेट करेंगे ना, नहीं सॉरी 1 अगस्त है, 1 है 31 है, 1 है, पहले अपडेट करेंगे जी 1 अगस्त, पहले अपडेट करेंगे, क्या करेंगे जी, यहाँ पे क्या है 6 इंटू 105.38 तक तो हम आ चुके थे ना, अब 106 हो गया जी, कितना हो गया 636, कितना बन गया जी, और लॉस आ गया इधर, और बढ़ गया 3.72, इधर देखें, इधर 6 इंटू 105.5 तक तो हम आ चुके थे 633, यहाँ पे कितना आ गया 6 इंटू 106 636, यहाँ पे 3 का क्या हो गया गेन हो गया जी। एंट्री करेंगे फॉरवर्ड जी, फॉरवर्ड फाइनेंशियल एसेट डेबिट 3 से, बेटा दोबारा इस साथ तक कहाँ जाना होती है, ये आंसर ज़्यादा है, तो कहाँ जाएंगे कैश फ्लो हैज रिजर्व वाया ओसीआई कितना 3, ये लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा जी, अब पीपी खरीदेंगे बेटा, एक्चुअल ट्रांजैक्शन में हम पीपी खरीदेंगे और इसको हम सेटल करेंगे, इसको पहले सेटल करते हैं 1 अगस्त पे, जब इसको सेटल करेंगे तो क्या होगा, हमने पैसे लेने हैं ना, कितने लेने हैं जितने का रिसीवेबल है, 3 जमा 11.22 14.22 बैंक डेबिट, और फॉरवर्ड फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट 14.22। यहाँ पे क्या होगा, हम पीपी खरीद लेंगे, पीपी डेबिट आज के रेट पे पेमेंट होगी ना, 6 इंटू 106 636 636। अगली एंट्री क्या होगी 1 अगस्त पे, वो जो कैश में है रिजर्व है, चूँकि आज आपने नॉन फाइनेंशियल एसेट मतलब पीपी रिकॉर्ड किया है, तो उसे आप पीपी में जस्ट करेंगे, क्या करेंगे जी, रिजर्व का बैलेंस कितना है 11 जमा 3 तो क्रेडिट बैलेंस है, तो उसे डेबिट कर देंगे 14.22, और पीपी को क्या कर देंगे 14.22। पीपी की जो इनिशियल वैल्यू बनेगी ना, वो क्या बनेगी 636 माइनस 14.22 621.78। जी बुक में आ जाए अब एग्जाम्पल 19 पे जी,
जल्दी से जी। बेटा एग्जाम्पल 19 है कैश फ्लो हैज के बारे में। ऐसे एक सवाल है, मैं 4 मिनट पर करवा दूँ। एग्जाम्पल 19 है बुक में, 17 में हमने कर ली हुई है, 18 भी कर ली हुई है, 19 जी नाम है जी, नाम जी बेटा अल्फा के नाम से जी, क्लास एग्जाम्पल अल्फा के नाम से ये जी। बेटा जल्दी से पहले हमने किसी काउंटिंग करनी है, अल्फा ने साइन किया है, हम पाकिस्तानी कंपनी है। बेटा एक चीज़, बेटा बेटा सुनने बाद आपको मैंने पढ़ाई भी है बेटा, ये इंडायरेक्ट कोटेशन है। इंडायरेक्ट कोटेशन, लोकल करेंसी जो है वो पाक रुपी है और फॉरेन करेंसी येन है, जैपनीज येन। बेटा अगर ऐसे लिखा हो ना फॉरेन करेंसी पर लोकल करेंसी, तो ये इंडायरेक्ट कोट होती है। इंडायरेक्ट कोटेशन जब होती है ना, तो जब आपको फॉरेन करेंसी की अमाउंट को लोकल करेंसी में तब्दील करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज रेट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बेटा मल्टीप्लाई नहीं करते, याद रखिएगा। तो यार डिवाइड करना याद है भाई कि नहीं, इंडायरेक्ट कोटेशन डिवाइड करना है। इधर यहाँ पे है येन पर रुपी है। चलें जी बेटा जल्दी से, 1 नवंबर है, फिर 31 दिसंबर ईयर एंड है, और उसके बाद फिर अगला 1 नवंबर है जी। आपने 60 मिलियन येन, तो बेटा मिलियन में करते हैं हम सॉल्व से, इंटर कोटेशन जी। इसमें ना वो टेबल, बल्कि इसमें भी टेबल देखें बना हुआ है बेटा हमारे पास। टेबल वैसे बना हुआ है स्पॉट और फॉरवर्ड, प्लीज़ टेबल ना बनाओ तो बनाना पड़ेगा। जी अच्छा जी, चलिए बेटा 1 नवंबर 19, 1 नवंबर 19 को तो कोई एंट्री नहीं होगी जी। एक्सचेंज रेट लिख लो बस, ये इधर से कवर कर दो। एक्सचेंज रेट लिख लें जी 1.45 और इधर 1.5 है जी। यूनिट आ जाएगा 31 दिसंबर 19। ये 1.6 किधर करें जी, फॉरवर्ड का 1.45 है लिखा हुआ है। 1.45 के आगे 1.6 नहीं है फॉरवर्ड। इससे 1.5 कर लो, मिस्टेक है, मिस्टेक है मुझसे लिखते हुए शायद मिस्टेक हुई है, टाइपिस्ट से हुई है। बेटा ऊपर लिखा हुआ 1.5, देखो जरा पैराग्राफ के लास्ट में, और नीचे गलती से लिखा गया 1.6, तो आप 1.5 कर लो इसे, ठीक है। तो 1.5 ही है डन। चले बेटा इधर आ जाए, बेटा कैलकुलेशन करनी है, प्लीज़ देखिएगा ज़रा। आज रेट क्या हो गया स्पॉट में, 1.2। बेटा प्लीज़ समझना है, बेटा हमने पेमेंट करनी है, प्लीज़ समझना है। बेटा इंटरेस्ट कोट है, डिवाइड करना है। बेटा पुराने रेट के मुताबिक कितना बनता है, 60 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.45। जल्दी से 41379 2 डेसिमल मिलियन 41379 441.38 मिलियन
और बेटा आप क्या मान रहे हैं 50 मिलियन। बेटा हमने पेमेंट करनी है ना, तो ये तो वैल्यू बढ़ रही है, तो ये तो लॉस हो गया कितने का 8.62। इधर आ जाए, इधर क्या है जी, ऐसे ही करें 60 मिलियन डिवाइड बाय 1.5 बताएं, सर 40 और 60 मिलियन डिवाइड बाय 1.24 24 48.38 48.39। ये तो लॉस हो गया। ये गेन है भाई, गेन है हमारा, तो लॉक इस पर लॉक हुआ है ना, हमारा तो इस पर रेट लॉक हो गया, गेन आ गया ना। ये एक्चुअल मार्केट है, यहाँ कुछ लॉक नहीं किया हुआ हमने, तो यहाँ लॉस है, पेमेंट बारी यहाँ लॉक किया हुआ है। 8.39 का क्या आ गया, गेन आ गया। बेटा हमने गेन की एंट्री करनी है, फॉरवर्ड फाइनेंशियल एसेट डेबिट 8.39, और क्या करेंगे सारे ही उसी में जाएगा ना, कैश फ्लो हैज रिजर्व वाया OCI 8.39। अब आ जाए बेटा सेटलमेंट डेट पे, पहले गेन लॉस अपडेट करेंगे जी। क्या रेट हो गया जी, अब 1 रुपये हो गया, 1 हो गया ना, 10 मिलियन से लॉस। तो यहाँ पे क्या होगा 60 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.2 तक तो हम आ चुके थे ना, 60 मिलियन डिवाइडेड बाय 160, कैलकुलेशन में 10 का क्या आ गया, लॉस आ गया। इधर करें 60 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.24 8.39, 60 मिलियन डिवाइडेड बाय 160 कितना हो गया जी, सॉरी 48.39, 11.61 का यहाँ पर गेन हो गया। बेटा आपने 11.61 की एंट्री करनी है, क्या एंट्री होगी, फॉरवर्ड फाइनेंशियल एसेट डेबिट 11.61, 10 रुपये तक कहाँ जाएंगे, कैश फ्लो हैज रिजर्व OCI, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चला जाएगा 1.61 जी। आप क्या करेंगे, एक्चुअल मार्केट में हमारा PP आ चुका होगा, हमें डॉलर खरीद के पेमेंट करनी पड़ेगी एक्चुअल मार्केट से, कितनी होगी PP डेबिट बैंक क्रेडिट कितना 60, ये लो, और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हमने पैसे लेने कितने, ये देखो 11 पॉइंट कितने बैंक डेबिट फॉरवर्ड फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट कितने थे जी 11.61 प्लस 8.39, टोटल कितना हो गया 20 रुपीज़ हम क्या करेंगे रिसीव कर लेंगे, और आखिरी काम क्या होगा 1 नवंबर को ये जो कैश फ्लो हैज रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा ना, कितना क्रेडिट बैलेंस आ रहा है बेटा इधर देखो ज़रा, ये टिक कर 8.39 और 10, कैश फ्लो हैज रिजर्व डेबिट, क्रेडिट बैलेंस का ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा PP क्रेडिट कितना 10 प्लस 8.39 18.39, PP की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, PP की इनिशियल वैल्यू क्या होगी 60 माइनस 18.39 41.61। ये सवाल भी हो गया। क्वेश्चन 67 पे आ गए जी बुक में।
जी क्वेश्चन 67 अब्दुल्ला भाई शेयर करें ज़रा। क्वेश्चन 67 है बुक में, विंटर 22 का। क्वेश्चन 67 BL विंटर 22। इसका पॉइंट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। ये ज़ुबानी आपने सॉल्व करना है, बस पढ़े ज़रा, ये मैंने सॉल्व नहीं करना। तो शेयर कर दो, कर दी क्या आई नहीं है? आई अप्रैल तक स्टॉक नहीं पड़ा, उस उधर से मंगवा लो, वो हबीब साहब नहीं, उनको भी वापस कर देते हैं। जी क्वेश्चन 67 BL पॉइंट 2। अच्छा देखें जी, अब जो आसान पास पेपर है मैं बस आपको डिस्कस करता है, जरूर बेटा आपने खुद सॉल्व करने हैं, मैं पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ कोई बात अगर बताने वाली है। जी बैडमिंटन लिमिटेड रिक्वायरमेंट बेटा क्या थी इसकी, 2 साल के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं 21 के और 20 के। बेटा पॉइंट 2 देखिएगा ज़रा बेटा, ये आप करेंगे। मैंने आपको कैश फ्लो हैज के 3 सवाल करवा दिए, एक मैंने खुद एग्जांपल बनाई थी, एक एग्जांपल 19 और एक क्वेश्चन 21 ASL के नाम से था। ये भी देखें ज़रा, 1 सितंबर को BL ने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर परचेज ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। बेटा वही सवाल है, एट ए कॉस्ट ऑफ ए 1.5 USD मिलियन। ऑन द सेम डेट BL ने क्या किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 1.5 मिलियन आपसे परचेज करूंगा एट ए फिक्स्ड रेट इन ऑर्डर टू हैज कैश फ्लोज रिलेटिंग टू परचेज ऑफ द प्लांट। तो कैश फ्लो हैज लगेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सेटल्ड आफ्टर 7 मंथ 1 अप्रैल को, व्हेन द पेमेंट नीड्स टू बी मेड। बिल्कुल बेटा ये मैं तीसरी दफ़ा बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में 2 दफ़ा बोला था कि जब एक्चुअल ट्रांजेक्शन होनी है ना, फॉरवर्ड या फ्यूचर भी उस दिन तक का होना चाहिए। अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन चाय मंगवा दो, अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन चाय कह दो एक कप, अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो है वो आपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन है क्या, एक्चुअल ट्रांजैक्शन है आपने पेमेंट करनी है प्लांट की। अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को होनी है और आपको एक्चुअल ट्रांजैक्शन के वक्त वो चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, तो बेटा आपको क्या करना चाहिए, आपको जो फॉरवर्ड फ्यूचर को भी उसी दिन तक क्या करना चाहिए, एग्री डिज़ाइन करना चाहिए। जी बेटा आज सितंबर का स्पॉट रेट क्या है, 167, टेबल बना हुआ है 183 पे 177 और यू में assume that the all requirement have been met। 31 नंबर 24 पे प्लांट स्टिल इंस्टॉलेशन फेज में एट अ कॉस्ट एंड 24 हैज बीन इनकर्ड। बेटा क्या करेंगे, चूंकि इस सवाल में एक्सट्रैक्ट बनाने हैं ना बेटा, जब प्लांट आ जाएगा ना, प्लीज़ सुनिए बात, जब प्लांट आ जाएगा प्लांट को आप रिकॉर्ड करेंगे बेटा, ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी प्लांट में। ये करने के बाद जो आंसर आएगा ना उसमें 24 मिलियन आपको क्या करने पड़ेंगे, अलग से ऐड करने पड़ेंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी क्या होती है, प्लांट में ऐड होती है। जी ये सवाल बिल्कुल वैसा ही था जैसा भी मैंने आपके साथ इसमें बेटा सॉल्व किया। ये जो ऑर्डर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में NA लिखा है, तो स्पॉट रेट और जिस लिखने एग्जाम पॉइंट लिखें, स्पॉट ही होगा।
जी बेटा, दो बातें लिख लें। एक आसान सी बात है, मैं फिर भी मेरी आदत है, मैं लिखवा देता हूँ, लिख लें थोड़ा, लिख लें। ये आपका जवाब देता हूँ, शाबाश। इस सवाल में बेटा ये बात है, ये नॉट एप्लीकेबल वाली। पहली बात लिख लें, देखें इन केस ऑफ, बल्कि लिखें जी, इन कैश फ्लो हैज इज इन कैश फ्लो हैज इन कैश फ्लो हैज in cash flow hedge the gain loss which is presented through OCI it eventually become part of equity in balance sheet and SOCE. ठीक है, अच्छा जी। तो एक पॉइंट बेटा हो गया था ना कि जो गेन लॉस कैश फ्लो हेज में, जो गेन लॉस जाएगा उससे से
वो इवेंचुअली बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में क्या बताया था जी, इक्विटी एंड बैलेंस शीट विद द नेम ऑफ, एंड पे लिख लो विद द नेम ऑफ कैश फ्लो हेज रिजर्व। तो स्टेटमेंट मैं दोबारा बोल देता हूँ, इन कैश फ्लो हेज द गेन और लॉस which is presented in OCI becomes part of balance sheet and equity, which eventually लिखा है मैंने, which it eventually becomes part of equity and balance sheet with the name of cash flow hedge reserve। तो कैश फ्लो हेज रिजर्व में जो भी गेन लॉस आता है वो जो OCI से जाता है, वो OCI से गुजरने के बाद इक्विटी में, इक्विटी का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी, और बैलेंस शीट में किस नाम से आता है, कैश फ्लो हेज रिजर्व के नाम से। अब दूसरा पॉइंट लिख लें जो क्वेश्चन नंबर 67 में हमने देखा है। बेटा ये सवाल, ये भी हमने पुराना एक सवाल सॉल्व किया हुआ है। बेटा सेटलमेंट डेट पे भी तो फॉरवर्ड का एक्सचेंज रेट होना चाहिए ना, फॉरवर्ड या फ्यूचर का इंस्ट्रूमेंट का लिखें जी। इफ़ इन द क्वेश्चन forward or future rate is not given on settlement date, is not given on settlement date, then on settlement date is not given on settlement date, then it will be equal to spot rate. It will be equal to spot rate on settlement date. Spot rate on settlement date. ठीक है बेटा, ये सवाल बहुत आसान है, लाजमी कीजिएगा। इस सारे डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको कॉन्फिडेंस देना। हेजिंग को पता नहीं क्यों मैं सुनने में आता है, अक्सर लोग कहते हैं जी बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किल नहीं है, अकाउंटिंग इसकी आसान है। ठीक है, हैज को डिज़ाइन कैसे करना है ये आपको मैं BFD में सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग है, यहाँ पे है डिज़ाइन करना हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, डिज़ाइन हुआ होगा, बाय करना है कि सेल करना है, क्या करना है, कब करना है, सब कुछ हुआ होगा। ठीक है जी, चले तो ये लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 ml के नाम से। इसका भी पॉइंट नंबर 2 है, ये विंटर 18 का है। बुक में क्वेश्चन 29 ml के नाम से है, विंटर 18, इसका भी पॉइंट नंबर 2 है। जल्दी से सवाल पे आ जाइए। जी क्वेश्चन 29, जी मेहरान लिमिटेड नाम से सवाल जी। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, एसेट, सुनने वाली बात है जी। एसेट में शामिल है एक अमाउंट 0.3 मिलियन की। बेटा ये क्या है, ये रिवाइज करने एसेट लायबिलिटी की अमाउंट। वो कहता है एसेट में एक अमाउंट शामिल है 0.3 मिलियन की, जो कि यकम अक्टूबर 17 को पे की गई है फॉर एंटरिंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय USD 4 मिलियन। अब ये नहीं बताया गया ट्रांजेक्शन कॉस्ट है क्या, लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। तो बेटा इसे हम क्या करेंगे, फिर एसेट ही बना लेंगे ना। ये बताया था ना कि नॉर्मली इसकी इनिशियल कॉस्ट नहीं होती, लेकिन अगर कुछ पे किएगा तो एसेट बना लेंगे। जी बेटा उसके अलावा क्या होगा जी, क्या है जी, 4 मिलियन
डॉलर बाय करने हैं। क्या है जी? हाईली प्रोबेबल ट्रांजेक्शन है बेटा। बेटा हाईली प्रोबेबल ट्रांजेक्शन में तो लगता ही क्या है, कैश फ्लो हेज। तो बेटा वैसे ही है, आप एक हाईली प्रोबेबल ट्रांजेक्शन है कि आप एक प्लांट खरीदेंगे, उसके लिए आपने हेज कर लिया जी मार्च 18। बेटा देखें हमारे पास, बेटा इस सवाल में मार्च 18 तक जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कब तक है? 31 दिसंबर 17 तक की बस। ठीक है, तो हमें बस स्पॉट रेट चाहिए और हमें क्या चाहिए, कौन सा रेट चाहिए हमें? ईयर एंड वाला। बेटा दोनों गिवन है, बस जेकर मार्च सेटलमेंट डेट की रेट की ज़रूरत नहीं है, ना सेटलमेंट की रेट की ज़रूरत है, ना उसकी एंट्री करनी है। तो बस आपको सिर्फ आसान लफ्ज़ों में आपको ईयर एंड की वैल्यूज़ क्या करनी है आपको बेटा, बस चाहिए। इसको भी देख लें जल्दी से जी। बेटा जब आप हेज इंस्ट्रूमेंट को करेंगे ना, तो आपके पास टोटल 9 रुपये गेन आएगा, लेकिन 0.3 का तो पहले का एसेट बना होगा ना, तो नेट आप कितने का गेन रिकॉर्ड करेंगे? 8.7 का। ठीक है, बस इसको सॉल्व बेटा कर लीजिएगा, बहुत आसान सा पॉइंट। नेक्स्ट आ रहे हैं जी क्वेश्चन, बेटा लाजमी करना है। क्वेश्चन 19 DSL, इसके बारे में मुझे आपको बात बतानी है। क्वेश्चन 19 DSL विंटर 13। जी जल्दी से बेटा सवाल को पढ़ लें। इस सवाल में एक चीज़ मुझे बतानी है, एक पॉइंट आपको लिखवाना पड़ेगा। पढ़ लें प्लीज़ बेटा, इसमें एक पॉइंट है, यार चला देना कोई इधर। डायनामिक स्टील लिमिटेड जी, प्लीज़ पढ़ लें इसके। चलिए बेटा मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है, आप पढ़ लें। बेटा एसेट कब खरीदना है हमने? एसेट कब रिसीव होगा? एसेट कब रिसीव होगा? यकम नवंबर में। और हमने हैजिंग का एग्रीमेंट कब तक किया है? यकम दिसंबर तक। बेटा प्लीज़ सुनिएगा, प्लीज़ समझिए बात। बेटा ये देखें, बेटा हैजिंग का एग्रीमेंट ठीक किया कंपनी ने, गलती नहीं किया, प्लीज़ समझिएगा। यकम नवंबर को एसेट आ जाएगा, प्लीज़ समझिएगा। और 1 दिसंबर को आपने, 1 दिसंबर ही है ना भाई, बोल तो दो, एक्चुअल पेमेंट करनी है। ठीक है, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना बेटा, वो भी कब तक होगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कब तक होगा बेटा? 1 दिसंबर तक ही होगा ना। आपको रिस्क किस चीज़ का? फॉरेन करेंसी का। तो बेटा इस दिन पेमेंट होनी है ना, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड यही फ्यूचर है। तो बेटा है ठीक डिज़ाइन हुआ हुआ, लेकिन पता है मसला क्या है, प्लीज़ समझिएगा। पहले आप उर्दू में सुन लें, फिर इंग्लिश में बता देता हूँ। मसला बेटा भला क्या होगा? एसेट हो जाएगा यकम नवंबर को रिसीव। एसेट हो जाएगा यकम नवंबर को रिसीव। बेटा जब एसेट रिसीव हो जाएगा ना, हम एसेट बुक कर देंगे, और वो जो कैश फ्लो है रिजर्व का बैलेंस होगा उसे भी पीपी में जस्ट कर देंगे ना। अब क्या होगा भला? अब ये होगा यकम नवंबर के बाद और यकम दिसंबर के दरमियान, इस दौरान भी तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, इस दौरान भी तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अपडेट होगी ना। तो वो जो वैल्यू अपडेट होगी, हमने तो क्या रूल पढ़ा हुआ है
कि जो भी गेन लॉस आएगा हेज आइटम की कैलकुलेशन तक कहाँ जाएगा, ओसीए में। एक्सेस कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में। भाई हेज आइटम की कैलकुलेशन क्यों करें, एसेट भी रिसीव हो चुका है। और दूसरी बात, ओसीए में कैसे जा सकता है, जब एसेट रिसीव होगा तो जो कैश फ्लो हेज रिजर्व होगा उसको भी तो हमने उसी वक्त क्या कर दिया होगा, पीपी में एडजस्ट कर दिया होगा। तो पॉइंट पता क्या है, दो बातें। पहली बात, नई चीज़ क्या है, इस सवाल में सुनने वाली बात है, इस सवाल में बेटा इस दिन भी आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट करना पड़ेगा और इस दिन भी अपडेट करना पड़ेगा। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं, एग्जाम्पल नंबर मैंने एग्जाम्पल एक बनाई, एग्जाम्पल शायद 19 हमने की, फिर ASL का पास पेपर किया, फिर अभी आपने ये देखा, पहले दोस्त देखे ML BL। इन सब सवालों में बेटा क्या था, इन सब सवालों में एसेट की डिलीवरी की डेट और पेमेंट की डेट क्या थी, सेम थी। यहाँ एसेट की डिलीवरी और पेमेंट डेट सेम नहीं है। वहाँ पे हम क्या करते थे, ये बेटा सेटलमेंट डेट है, इस दिन ही फेयर वैल्यू अपडेट करते थे। इस सवाल में क्या होगा, पहली बात, इस दिन भी हेज इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू अपडेट होगी और इस दिन भी होगी। लेकिन जब यहाँ अपडेट होगी तो यहाँ नॉर्मल रूल चलेंगे। लेकिन जब यहाँ अपडेट होगी तो इस दौरान जो भी गेन लॉस आएगा वो सिर्फ कहाँ जाएगा, पीएनएल में। वो बेटा ओसीए में जा सकता, क्यों, क्योंकि एसेट भी रिकॉर्ड हो चुका है, जिसको हैज, जो हैज आइटम है वो रिकॉर्ड हो चुका है। दूसरी बात सबसे बड़ी बात, कैश तो हैज रिजर्व भी क्या हो चुका है बेटा, ख़त्म हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। इसलिए कहाँ पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दो बातें लिखें जी। पहली बात लिखें जी, इन दिस क्वेश्चन asset delivery date and payment date is different. अगली बात लिखें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट is correctly made till actual payment date. अगली बात लिखें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट is correctly made till actual payment date. अब अगली बात लिखें जी, hedge instrument fair value shall be updated on a set receipt date, लिख लो 1 नवंबर, and settlement date 1 December as well. Hedge instrument fair value shall be updated on SST date 1 November and settlement date 1 December as well. अगली बार लिखें जी, अगली बार लिखें, fair value changes in hedge instrument, fair value changes in hedge instrument after receipt of asset and till settlement date shall be recorded only in P&L, because the date on which asset is received, the cumulative balance of cash flow hedge reserve, on that date, should have been adjusted against asset.
should have been adjusted against asset. ठीक है जी। बेटा अभी आप कर सकते हैं। अच्छा, इस सवाल में लिखा हुआ है कि कंपनी की पॉलिसी है कि जो भी डिफरेंस आएगा वो आपने किस में एडजस्ट करना है, एसेट में। बेटा ये पुराना सवाल है, तब IAS 39 होता था, तब ये रूल कुछ और होता था। अब बेटा आपने इसको इसमें एडजस्ट करना ही है। चलें जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, मैंने कोई एक अगर सवाल रह गया हो तो रह गया हो, बाकी सारे जितने भी पास्ट पेपर थे ना हेजिंग वाले, सारे मैंने आपके साथ क्या तो करवा दी हैं, डिस्कस कर दी हैं। कोई एक आधा कोई होगा तो देख लीजिएगा जी। अच्छा, ज़रा बुक में आइएगा। बुक में बेटा एक टेबल बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ बना हुआ है। ये जो हैजिंग जहाँ चल रहा है ना बेटा, हैजिंग की एग्जाम्पल थी जी बेटा, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 19 के नीचे, एग्जाम्पल नंबर 19 के बेटा एक टेबल बना हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने समरी बनाई हुई है एक रिसर्च करके ज़रा। ठीक है, फर्क पड़ा कि और मंगवा दे, और मंगवा दे। जी टेबल पे जी आ जाइए। अच्छा बेटा प्लीज़ मैं आपको समझाता हूँ। बेटा ये जितने भी सवाल आपने देखे हैं ना, जैसे जितने भी नहीं कहते हम, मैं एक ही बात करता हूँ ताकि स्पेसिफिक हो, समझ आ जाए आपको। एक सवाल हमने किया था इसी लेक्चर में ASL के नाम से, क्वेश्चन 21 था, या DSL में वही कहानी है, या बैडमिंटन नहीं, खैर छोड़े, मुझे याद नहीं आ रहा उसका भी। ये दो की बात करता हूँ, देखना पड़ेगा सवाल। बेटा एज ए स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको सवाल जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सा हैज फॉलो करना है, कैश फ्लो के फेयर वैल्यू। इतना तो आपको पता है
कि फेयर वैल्यू चेंजेस हो तो क्या करना है, फेयर वैल्यू हेज। कैश फ्लो का रिस्क हो तो क्या करना है, कैश फ्लो हेज। अब मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, मैं बोलता जाऊँगा, लिखते जाइएगा। टेबल बना हुआ है बेटा। मैं आपको ये कह सकता हूँ, जो ASL वाला सवाल है, जो DSL वाला सवाल है, यार वो बता दो बैडमिंटन वाले में क्या था, अनरिकग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट थी कि वो था, देख लो 67 किया था हमने, एक 67 और 29 देखो क्या था। एक में हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन था, 67 में अनरिकग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट था कि हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन था, और 29 में 29 में मतलब प्रोबेबल है, हाईली प्रोबेबल है। 29 ने भी किया है। चलें जी, चलिए बेटा वापस आते हैं। ASL, DSL, बैडमिंटन, बेटा तीनों सवालों में हमने किससे सॉल्व किया, हमने बेटा कैश फ्लो ऐसे किया ना। मैं आपको बात बताऊं, ये फेयर वैल्यू हेज से भी हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। ये बात ASL का जब सोल्यूशन आया था ना 2015 में, मुझे याद है अच्छी तरह से आई कैप का, तो उसमें आई कैप ने लिखी भी थी बात। ये 2015 की बात है, तब जब सोल्यूशन आया था, मुझे याद अच्छी तरह से 10-11 साल पहले की बात है, कि उसमें आई कैप ने लिखा था सोल्यूशन में, मेरे पास क्यों पड़ा होगा सोल्यूशन आई कैप का, उसमें लिखा था आई कैप ने कि ये फेयर वैल्यू हेज से भी हो सकता है, ठीक लिखा था। अब ये कैसे पता चलेगा, हमने तो बेटा इसको कैश फ्लो हेज से किया है। कैश फ्लो हेज से इसको क्यों किया है, चूँकि ज़्यादा रिकमेंडेड वही है और करना आसान है, ठीक है। अब आते हैं एज ए स्टूडेंट, मैं फिर बोलने लगा हूँ ASL, DSL, BL, ये तीनों कैश फ्लो हेज की बजाय फेयर वैल्यू हेज से भी हो सकते हैं। अब सुनें ज़रा, अब एज ए स्टूडेंट जवाब देने लगा हूँ। बेटा हेज आइटम तीन चीज़ें हैं, एक है रिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी, एक है अनरिकग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट, और एक है हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन। बेटा आसान बात, बेटा जब भी बेटा एज ए स्टूडेंट मसला क्या आता है, फर्स्ट क्रिएट प्रॉब्लम देन सॉल्व प्रॉब्लम। पहले मसला बताऊंगा फिर हल बताऊंगा। बेटा मसला क्या आएगा, आपको समझ अक्सर नहीं आएगी कि यार कैश फ्लो हेज से करना है कि फेयर वैल्यू हेज से करना है। बेटा उसका हल बता रहा हूँ। बेटा अगर हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन हेज आइटम हो ना, जिसकी हमने हेजिंग करनी हो, वो क्या चीज़ है, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन। बेटा तो बेटा उसमें तो लगना ही लिख लो कैश फ्लो हेज, खत्म होगी बात। अब ये लिख ली बात। अब मेरे साथ टेबल के सबसे एंड पे आओ, मैंने क्या लिखा हुआ है, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन हो अगर, बेटा रिस्क चाहे फेयर वैल्यू का हो, रिस्क चाहे इंटरेस्ट रेट का हो, रिस्क चाहे क्रेडिट रिस्क का हो, रिस्क चाहे फॉरेन करेंसी का हो, क्या हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन में चाहे फेयर वैल्यू का रिस्क हो, चाहे इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो, चाहे फॉरेन करेंसी का रिस्क हो, चाहे क्रेडिट रिस्क हो, आपने सिर्फ हमेशा क्या फॉलो करना है, कैश फ्लो हेज। ये लिखी हुई बात, खत्म होगी बात। अगली बात पे आते हैं, वन बाय वन, आसान आसान बात पहले। अगली बात है अनरिकग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट। बेटा अनरिकग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट, अब सुनने वाली बात है, सुनने वाली बात है बेटा, सुननी है बात। किसकी बात मैं कर रहा हूं, अनरिकग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट। बेटा अगर रिस्क क्या हो, अगर इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो, अगर इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो, मैंने ये टेबल में भी लिखा हुआ बेटा। एक चीज़ मैं बता दूं, इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक बस याद रख लो, इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक कहीं ना कहीं उस चीज़ की ना फेयर वैल्यू से बनता है। इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो या वो डायरेक्ट कह दे फेयर वैल्यू का रिस्क हो, अनरिकग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट, इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो
या फेयर वैल्यू का रिस्क हो, तो बेटा आपने क्या फॉलो करना है, फेयर वैल्यू हेज। अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म की बात हो रही है। और अगर फॉरेन करेंसी का रिस्क हो, या फिर क्रेडिट रिस्क हो, तो बेटा यहां पे आप कैश फ्लो हेज भी फॉलो कर सकते हैं और फेयर वैल्यू हेज भी कर सकते हैं। बेटा प्लीज सुननी बात है, अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म कमिटमेंट हेज आइटम हो, किस चीज का रिस्क है, इंटरेस्ट रेट का या फेयर वैल्यू का, तो क्या फॉलो करना है, फेयर वैल्यू हेज। इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक फेयर वैल्यू से ही होता है। और अगर ये वाले रिस्क हो तो क्या करना है, कैश फ्लो भी हो सकता है और फेयर वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है इन सिनेरियो में क्या किया करेंगे, कैश फ्लो हेज। अब सुनने मेरी बात, ASL वाला सवाल, DSL वाला सवाल, BL वाला सवाल, बेटा इन तीनों सवालों में अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म कमिटमेंट थी, जो मैंने एग्जांपल भी लास्ट लेक्चर में करवाई थी। अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म कमिटमेंट थी, बाइंडिंग एग्रीमेंट, और किस चीज़ का रिस्क था, फॉरेन करेंसी का। दोनों कर सकते थे, लेकिन क्या फॉलो करेंगे, कैश फ्लो। बेटा अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म कमिटमेंट के बारे में ये रूल खत्म, डन। तीसरा हेज आइटम क्या होता है, रिकॉर्डेड एसेट या रिकॉर्डेड लायबिलिटी। आप प्लीज समझिए बात, बल्कि काम करो, क्रेडिट रिस्क को इधर ही कर दो। एक सेकेंड, जी हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। आप बात करते हैं किसकी, अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म कमिटमेंट की, किसकी, अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म कमिटमेंट की। अगर अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म कमिटमेंट हो तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है रिस्क किस चीज का है, आपने देखना है रिस्क किस चीज का है। अगर रिस्क किस चीज का है, इंटरेस्ट रेट का, बेटा जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है उसका ताल्लुक टेक्निकली फेयर वैल्यू से होता है। वो इंटरेस्ट रेट रिस्क का कह दे कि ये रिस्क है हमें, वो फेयर वैल्यू रिस्क कह दे, वो उधार का रिस्क कह दे, क्रेडिट रिस्क। बेटा इनमें से कोई भी रिस्क है का नाम यूज कर ले, इसका मतलब है वो उसको रिस्क है फेयर वैल्यू का, क्या फॉलो करेंगे, फेयर वैल्यू हेज, ठीक है। और अगर रिस्क किस चीज का हो, फॉरेन करेंसी का, अगर किस चीज का रिस्क हो, फॉरेन करेंसी का, तो बेटा इस केस में कैश फ्लो हेज भी फॉलो किया जा सकता है और फेयर वैल्यू कैश फ्लो हेज भी फॉलो किया जा सकता है और फेयर वैल्यू हेज भी फॉलो किया जा सकता है, लेकिन हम ये फॉलो करेंगे ASL, DSL, तीसरा BL, चौथी मेरी जो एग्जांपल, इन चारों में, फिर एग्जांपल नंबर 19 भी, चारों में बेटा अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म कमिटमेंट थी, बाइंडिंग एग्रीमेंट था और फॉरेन करेंसी का रिस्क था। बेटा दोनों फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या फॉलो करेंगे, कैश फ्लो हेज। हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन होगी, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन होगी और हमारे पास अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म कमिटमेंट होगी। बेटा आपको ये देखना पड़ेगा हेज आइटम क्या है और रिस्क क्या है, तब डिसाइड होगा। चले आगे बढ़े, तीसरा क्या है हमारे पास, अब आप टेबल पे आ जाए। तीसरा बेटा हमारे पास क्या है, हेज आइटम क्या होता है, रिकॉर्डेड एसेट
और रिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिकॉर्डेड एसेट और रिकॉर्डेड लायबिलिटी। बेटा प्लीज देखिएगा, प्लीज समझिएगा। बेटा एसेट, बेटा प्लीज दो किस्म के होते हैं, एसेट या लायबिलिटी फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। फिक्स का मतलब क्या है, आप अपने ज़हन में रखो कोई डेट इंस्ट्रूमेंट। फिक्स का मतलब क्या, उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, कूपन रेट क्या है, फिक्स है। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उनका जो कूपन रेट है वो किस पे बेस कर रहा है, काइबर पे। तीसरी चीज़ क्या है, हेज आइटम है रिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी। रिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। फिक्स का मतलब है उनका इंटरेस्ट रेट फिक्स है, और वेरिएबल का मतलब है उनका इंटरेस्ट रेट काइबर बेस है। अब टेबल पे आ जाए, अब ये टेबल से पढ़ लें। बेटा अगर फिक्स्ड रेट एसेट लायबिलिटी हो, बेटा फिक्स्ड रेट एसेट लायबिलिटी हो, इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो या फेयर वैल्यू का रिस्क हो, तो क्या फॉलो करना है, फेयर वैल्यू हेज। क्या फॉलो करना है, फेयर वैल्यू हेज। और ये बात को याद करना पड़ेगा, ये वाली बात याद करनी पड़ेगी, ये मैंने लॉजिकली समझा दी है। और बेटा फिक्स्ड रेट एसेट लायबिलिटी हो, रिस्क फॉरेन करेंसी का हो या क्रेडिट रिस्क हो, तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू हेज या कैश फ्लो हेज। मेरी यहाँ पे सजेशन है कि आप क्या करें, यहाँ पे भी क्या सजेशन है कि आप क्या फॉलो करें, कैश फ्लो हेज। फिक्स रेट एसेट लायबिलिटी, रिस्क अगर फॉरेन करेंसी क्रेडिट हो, तो मेरी सजेशन है कि यहाँ पे भी क्या फॉलो करें, दोनों कर सकते हैं, क्या फॉलो करें, कैश फ्लो हेज। आखिरी बात, वेरिएबल रेट एसेट लायबिलिटी। वेरिएबल में बेटा अगर फेयर वैल्यू का लफ्ज बस यूज करेगा, फेयर वैल्यू रिस्क, तो बेटा फिर फेयर वैल्यू हेज फॉलो करेंगे। वेरिएबल एसेट लायबिलिटी में वो इंटरेस्ट रेट कह दे, फॉरेन करेंसी कह दे, क्रेडिट रिस्क कह दे, फिर हम क्या करेंगे, कैश फ्लो हेज क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बेटा टेबल लाजमी पड़ेगा। ये आखिरी बात जो मैंने आपसे की है, फिक्स रेट एसेट लायबिलिटी, ये बात बेटा आपको अच्छी तरह से क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो जी ये लेक्चर क्लोज करते हैं जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।